and today I will discuss with you 30 important objective questions। आज मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा 30 important objective questions डिस्कस करूंगा। और उसका एक फाइल है जो, और ये सारे क्वेश्चन कुछ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है, कुछ आपका फॉर्म्स ऑफ पोइट्री या ड्रामा से रिलेटेड है। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। हाँ, ये चीज तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये चीज मैं भेज चुका हूँ। पहला सेट मैंने 10 क्वेश्चन का किया था, दूसरा भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोगों को तीसरे सेट से चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम हैज इट्स एल्यूजन्स, जो पहला क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम हैज इट्स एल्यूजन इन द वेस्ट लैंड। अगर आपको याद होगा कि अभी मैंने टीएस एलियट की लाइफ को लेकर के डिस्कस किया था, और मैं द वेस्ट लैंड पे एक पूरा अलग से आपको बना करके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल जिसमें वेस्ट लैंड है वो मैं दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, और इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम हैज इट्स एल्यूजन इन द वेस्ट लैंड। नीचे पोयम का नाम दिया गया है, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका एल्यूजन या जिसका रिफरेंस द वेस्ट लैंड में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट का ये सही है, टू ही स्क्वायर मिस्ट्रेस। जो टू ही स्क्वायर मिस्ट्रेस है, यह एक ऐसी पोयम है जहाँ पे आप देखते हैं कि इसका रेफरेंस या इसका एल्यूजन, सॉरी इसका एल्यूजन द वेस्टलैंड में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑस्कर वाइल्ड कंपोज्ड कॉमेडीज। अगर आपको याद होगा कि ऑस्कर वाइल्ड एक बड़े राइटर थे, और उनका एक कॉमेडी है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट समथिंग करके, बीइंग अर्नेस्ट एंड समथिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ऐसा कुछ करके रहा है। तो जो ऑस्कर वाइल्ड कंपोज्ड कॉमेडीज ऑफ मैनर इन द ट्रेडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा और दूसरा क्वेश्चन सबके लिए, विदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑस्कर वाइल्ड ने जो कॉमेडी जो है कंपोज की है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, वह किस मैनर को लेकर के, जॉनसन के मैनर को, जॉनसन को मतलब बेन जॉनसन, गाल्सवर्दी के मैनर को, और जब JOHN आता है तो इसके अंदर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है। बेन जॉनसन और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन दो रहे तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वाले में H लगा रहता हमेशा, जो सी का ऑप्शन, और जो ए वाले में है उसमें बेन जॉनसन की बात की गई। लेकिन इसमें जो ऑप्शन सही है वो 2 का डी सही है, शेरिडान। शेरिडान, ऑस्कर वाइल्ड ने जो है किसको फॉलो किया है, शेरिडान को फॉलो किया हुआ है। शेरिडान का स्कूल फॉर स्कैंडल एक बड़ा उनका जो है कॉमेडी रहा है, तो उन्होंने उनको फॉलो किया हुआ है। जॉर्ज ऑरवेल सेकेंड नेम, ये भी क्वेश्चन कई जगह पूछा जा चुका है। जॉर्ज ऑरवेल का दूसरा नाम क्या है? जॉर्ज ऑरवेल का जो दूसरा नाम था इरिक ह्यूज ब्लेयर। आपको पता होगा कि जॉर्ज ऑरवेल ने दो बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल लिखा, एनिमल फार्म और 1984। जॉर्ज ऑरवेल हैज रिटन टू इंपॉर्टेंट नॉवेल्स, एक आपका क्या रहा है, ये एनिमल फार्म, और दूसरा रहा 1984। तो जॉर्ज ऑरवेल का जो निक नेम था वो क्या था, इरिक ह्यूज ब्लेयर, जो उनका सेकंड नेम था इरिक ह्यूज ब्लेयर। नेक्स्ट है हु यूज्ड द टर्म द परपिचुअल स्ट्रगल फॉर रूम एंड फूड। ये जो है सीधे सीधे बात की जाए 4 का सी है, ये माल्थस का सिद्धांत है, माल्थस का जनगणना का सिद्धांत है कि द परपिचुअल स्ट्रगल फॉर रूम एंड फूड। रूम का मतलब यहाँ जगह से है, फूड का मतलब भोजन, आप समझते ही है कि एक जो गरीब है उसको शाश्वत संघर्ष, परपिचुअल माने फॉर एवर, उसको शाश्वत संघर्ष करना पड़ता है, हमेशा हमेशा संघर्ष करना पड़ता है रूम एंड फूड के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसका है, माल्थस का कॉन्सेप्ट है, वहां पर दिया गया है। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इस चीज को रख लीजिए कि हो सकता है कि ये चीज पूछी जाए कि बैरोमीटर राइजिंग इज अ फेमस कनाडियन नॉवेल। बैरोमीटर राइजिंग एक फेमस कनाडियन नॉवेल है, इज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है।
ये जो है मैक लेनन के द्वारा लिखा गया। 5 का ये सही है। मैक लेनन वाज अ कनाडियन नॉवलिस्ट। और एक जो है इन्होंने जो लिखा है वो क्या है, बैरोमीटर राइजिंग। और बैरोमीटर राइजिंग एक साइंस फिक्शन का एग्जांपल है। तो यू फाइंड कि बैरोमीटर राइजिंग इज अ नॉवेल रिटन बाय हुम, रिटन बाय मैक लेनन, जो एक कनाडियन नॉवलिस्ट रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय स्पेंसर। ये पीजीटी वालों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीट्स बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए थे? कीट्स वाज मच इन्फ्लुएंस बाय स्पेंसर एंड ले हंट। क्यों? चूंकि ले हंट जो थे वो भी जो है कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, और इसके अलावा जो है उस जमाने में एक अच्छे खासे जो है जर्नलिस्ट के रूप में उनको वो इस्टेब्लिश हुए थे एज अ क्रिटिक भी। तो कीट्स का जो एक तरह से कीट्स जो प्रभावित थे, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ले हंट, अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया होता है जॉन मिल्टन, तो शायद जॉन मिल्टन से भी वो प्रभावित हुए होते, लेकिन जॉन मिल्टन ऑप्शन नहीं है। और इसमें जो ऑप्शन है उसके अनुसार स्पेंसर के बाद वो सबसे ज्यादा ले हंट से प्रभावित हुए हैं। वैसे एज अ पोएट वो जो है जॉन मिल्टन और स्पेंसर दो लोगों से बहुत प्रभावित थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर जॉन मिल्टन नहीं दिया गया है इसलिए ऑप्शन ले हंट। क्वेश्चन 7 बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। वाइक्लिफ बाइबल इज अ ट्रांसलेशन। जो वाइक्लिफ का बाइबल है वो किस लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया गया? लैटिन से किया गया, और ये घटना 1382 की है। 1382 में जॉन वाइक्लिफ ने जो बाइबिल है वो लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और इसी के ट्रांसलेशन की वजह से उनको जो है क्या किया गया था कि उनको एक तरह से कहा जाए कि डेथ सेंटेंस दिया गया था, आग के हवाले कर दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। क्योंकि उस समय के जो अ, धार्मिक ठेकेदार थे वो नहीं चाहते थे कि जो धर्म है ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हो और लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाए। और तमाम तरह का, जैसे धर्म में बहुत सारा दिखावटीपन, कट्टरता होती है, तो जो मजहबी कट्टरता थी वैसा ही रिनेशा के समय रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट चल रहा था उस समय 14 सेंचुरी में देखने को मिलता है। तो जॉन वाइक्लिफ इसीलिए पहले जो है क्या कहे जाते हैं, फर्स्ट रिफॉर्मर भी कहे जाते हैं। जॉन वाइक्लिफ को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। जॉन वाइक्लिफ को जो है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। कई उनको दिया गया है। तो मैं फिर से रिवीजन करना चाहूंगा, जॉन वाइक्लिफ को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज का भी टाइटल दिया गया है। जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। जॉन वाइक्लिफ जो है सबसे पहले जो है क्या थे, जॉन वाइक्लिफ सबसे पहले आप कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रोटेस्टेंट थे, फर्स्ट प्रोटेस्टेंट थे। तो इस तरह से उन्होंने जिस बाइबल का ट्रांसलेशन किया वो लैटिन में ट्रांसलेशन लैटिन से इंग्लिश में किया 1382 में, और इसी को ट्रांसलेशन करने की वजह से उनको 1384 ईस्वी में आग के हवाले कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ सोहराब एंड रुस्तम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहराब और रुस्तम की जो स्टोरी है ये कहाँ से ली गई? अगर आपको याद होगा कि सोहराब और रुस्तम ये पोयम है, मैथ्यू अर्नॉल्ड का पोयम है, और यह जो स्टोरी ली गई है फिरदौसी के शाहनामा से ली गई है। फिरदौसी के शाहनामा से ली गई है। द स्टोरी ऑफ सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम फिरदौसीज शाहनामा। तो अगर ये कभी भी आता है कि वो पर्शियन पोएट थे और उनकी रचना का नाम था शाहनामा, NAMA, शाहनामा, फिरदौसी के शाहनामा से लिया गया है। Which was the last play written by Shakespeare? It's a very common question, कई बार पूछा जा चुका है। उनका जो लास्ट प्ले था वो द टेम्पेस्ट है, और जो द टेम्पेस्ट है वो रोमांस है। द टेम्पेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोमांस, ROMANCE, जो कि अगर आप देखेंगे कि यह इनका लास्ट प्ले था। द टेम्पेस्ट वाज द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, और यह रोमांस रहा है। ये आपका 1611 में आता है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि जो लास्ट प्ले है शेक्सपियर का उसको लेके बात की गई है। सोहराब और रुस्तम जो स्टोरी है वो फिरदौसी के शाहनामा से लिया गया है। वाइक्लिफ ने जो बाइबल का ट्रांसलेशन किया लैटिन से इंग्लिश में किया। कीट्स स्पेंसर के बाद ले हंट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और लास्ट क्वेश्चन इस शीट का है द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस
इज एसोसिएटेड, या किससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो विलियम जेम्स होना चाहिए। यहाँ इन्होंने गलत दिया, 10 का बी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि अगर हम ये कहते हैं कि जेम्स जॉयस से जुड़ा हुआ है, तो जेम्स जॉयस ने इसको अपने नावल में अप्लाई किया है। अगर जेम्स जॉयस ने अप्लाई किया तो वर्जीनिया वुल्फ ने अप्लाई किया, दोनों लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ये किससे एसोसिएटेड है। एसोसिएट का मतलब यहाँ पे कि उस किससे संबंधित है। सबसे पहले उसको मार्केट में लाने वाले आदमी कौन रहे हैं? तो विलियम जेम्स ने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में 1890 में जो एक किताब आई थी, उन्होंने इस फ्रेज का यूज किया है। और इस फ्रेज का मकसद था कि अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज, विचारों का एक ऐसा प्रवाह जो आदमी के मस्तिष्क में चलता रहता है, उसकी स्टडी, या एक आदमी अंदर से क्या सोच रहा है उसकी उस विचार को बाहर लाने की कला, ये चीज क्या कही गई? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कही गई। ऐसे ही मिलता जुलता अगर आप देखेंगे कि पोइट्री में ड्रामेटिक मोनोलॉग रहा है, इंटीरियर मोनोलॉग रहा है, ड्रामा में कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो जो इनर कॉन्फ्लिक्ट को शो करते हैं, वो soliloquy की शक्ल में आते हैं। और नॉवेल में ये चीज क्या कही गई? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहा गया। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, ये दोनों जो है नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन दोनों लोगों ने इस थियरी को अपने नावल में अप्लाई किया, मतलब उन्होंने जो नावल लिखा उनका नावल इसी टेक्निक पर आधारित रहा है। लेकिन इस टेक्निक का सबसे पहले यूज, उसकी खोज, उसका पहला प्रयोग जिस आदमी ने किया उसका नाम है विलियम जेम्स, जो हेनरी जेम्स के भाई थे। हेनरी जेम्स को फादर ऑफ फिक्शनल थियरी कहा जाता है। उनकी एक नावल बहुत फेमस है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी करके, और भी उन्होंने लिखा हुआ है। सो यू सी हियर कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है यह विलियम जेम्स से संबंधित रही है। नाउ द आई थिंक यू गॉट दिस 10 क्वेश्चंस, और अब आपके सामने सेकेंड सीरीज है प्रैक्टिस सेट 5, जिसमें है द फर्स्ट प्ले इन इंग्लिश विद अ रेगुलर प्लॉट एक्ट एंड सीन इज। जो पहला प्ले इंग्लिश में है विद अ रेगुलर प्लॉट के साथ, एक्ट के साथ और सीन के साथ, वो कौन सा है? इफ यू गो तो यू फाइंड राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। पहला प्ले इंग्लिश में जो कि रेगुलर प्लॉट एंड सीन के साथ है, दैट इज व्हाट राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर बाय निकोलस वुडल। The first play in English with a regular plot, act and scene, that is what Ralph Roister Doister. द राइज दूसरा है, ये भी बहुत, और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जहां पे हम ये कहते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, उनके लिए। दीज आर मिससेलेनियस क्वेश्चन जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर कर रहे हैं ज्यादातर। द राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर वाज रिटन बाय, ये कई बार पूछा जा चुका है, बहुत फेमस किताब रही है द राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। किसने लिखा? एडवर्ड गिबन ने लिखा हुआ है। 2 का बी, एडवर्ड गिबन ने लिखा हुआ है। When did the Reformation begin in England? इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन कब प्रारंभ हुआ? 3 का बी, इसका जो इसमें चूंकि कोई दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बता दूं, रिफॉर्मेशन जो है यह एक रिलीजियस मूवमेंट था, यह एक धार्मिक मूवमेंट था। और जो रिनेशा था वह साइंटिफिक या इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। 2 मूवमेंट इंग्लैंड में साथ साथ, रिनेशा और रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन देखा जाए तो पहले आता है, रिनेशा बाद में आता है। रिफॉर्मेशन जो था वह धार्मिक सुधार आंदोलन था, और जो रिनेशा था वह बौद्धिक सुधार आंदोलन था। वह जो उसमें साइंस का, तर्क का, लॉजिक का बात होती थी जो है। तो रिफॉर्मेशन के को शुरू करने में एक बड़ा नाम अगर रहा है तो जॉन वाइक्लिफ का रहा है, जिसका भी मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने 1382 ईस्वी में he translated the Bible from Latin into English. तो रिफॉर्मेशन हमें समझना है कि इट वाज व्हाट, इट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट, और 1377 में ये शुरू होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनील्स द फर्स्ट प्ले वाज। ओनील्स का जो सबसे पहला प्ले था, 4 का डी है, द इम्परर जोस। ये यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि जो ओनील है ये अमेरिकन ड्रामेटिस्ट है,
और इनका जितना भी ड्रामा है वो थियरी ऑफ इम्प्रेशनिज्म पर, नहीं, नॉट थियरी ऑफ इम्प्रेशनिज्म, थियरी ऑफ एक्सप्रेशनिज्म, CRESSIONIS, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओनील कहाँ के ड्रामेटिस्ट हैं? ही वॉज एन अमेरिकन ड्रामेटिस्ट, और उनका जो प्ले है वह एक्सप्रेशनिज्म, थियरी ऑफ एक्सप्रेशनिज्म पर आधारित है, और उनका पहला जो प्ले है उसका नाम है द इम्परर ऑफ जोन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिएटर ऑफ द एलिजाबेथन एज? ये सबको पता होगा कि एलिजाबेथन एज का सबसे इंपॉर्टेंट थिएटर कौन था? द ग्लोब। द ग्लोब वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिएटर ऑफ एलिजाबेथन एज। ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें समझने की कोशिश करना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द ग्लोब जो है, और जब इसमें आग लग गई थी तो उस समय जो है हेनरी एट्थ का परफॉर्मेंस हो रहा था, लेकिन इन्होंने पता नहीं कैसे हेनरी सेवंथ एक जगह दिया हुआ है, हेनरी एट्थ का उस समय परफॉर्मेंस चल रहा था, और जब इस थिएटर में आग लगी थी 1613 ईस्वी में। तो द ग्लोब थिएटर को आपको ध्यान में रखना, जब आप शेक्सपियर पढ़ेंगे या उस पर बताया जाएगा, या शेक्सपियर के लेक्चर जो यहाँ पे अवेलेबल है क्लास का, उसको आप अगर सुनेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हु इज द हीरो ऑफ यूलिसिस? यूलिसिस जो है ये नॉवेल है, किसका नॉवेल है? जेम्स जॉयस का। इसी में उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का यूज किया है, जेम्स जॉयस। यूलिसिस है, यूलिसिस इज द नॉवेल ऑफ जेम्स जॉयस, जिसमें उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को यूज किया है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को सबसे पहले मार्केट में कौन लाया है? विलियम जेम्स। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, विलियम जेम्स ने थियरी को जन्म दिया। कौन सी थियरी को? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को। उस उस टेक्निक को अपने नावल में कौन अप्लाई करता है? जेम्स जॉयस। तो आप हमेशा दोनों में फर्क समझिएगा, विलियम जेम्स और जेम्स जॉयस। जेम्स दोनों में है, लेकिन जिसने थियरी को जन्म दिया उसमें जेम्स लास्ट में आएगा, जिसने उस थियरी को अपने नावल में अप्लाई किया उसमें जेम्स पहले आएगा। दूसरा है कि द थिएटर द ग्लोब वाज सेट ऑन फायर ड्यूरिंग एन अर्ली परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले। कह रहे हैं कि जब ग्लोब थिएटर में आग लगी थी तो उस समय जिस जो है ड्रामा का परफॉर्मेंस चल रहा था वो कौन सा था? हेनरी, यहाँ पे इन्होंने सेवेंथ ऑप्शन, चूंकि एट्थ है नहीं इसलिए हेनरी सेवेंथ के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन उस समय जो ड्रामा था वह हेनरी एट्थ था। वह हेनरी एट्थ था। सो अगर हेनरी एट्थ ऑप्शन में होता तो आपको हेनरी एट्थ के साथ ही चलना चाहिए था, लेकिन हेनरी एट्थ क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज रिटन बाई, जो प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड है इट वॉज रिटन बाई सिंह, J.M. सिंह। J.M. सिंह जो है कौन थे? ये आयरिश ड्रामेटिस्ट थे, आयरलैंड के ड्रामेटिस्ट थे, एंड ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ W.B. येट्स। W.B. येट्स के कंटेम्प्रेरी थे, तो ये जो है उनका ड्रामा रहा है, और ये उनके द्वारा लिखा गया। तो यू फाइंड की द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड या एक प्ले है जो J.M. सिंह ने लिखा था, और J.M. सिंह कहाँ के ड्रामेटिस्ट थे? आयरलैंड के, कंटेम्प्रेरी ऑफ W.B. येट्स। किसके कंटेम्प्रेरी थे? W.B. येट्स के। नाउ जो उधर नाइन्थ क्वेश्चन था वो यहाँ पर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमेडी ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी? इनमें से कौन सा एक कॉमेडी ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी है? दैट इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स। उसके टाइटल से ही पता चला, मिस्टेकन आइडेंटिटी और उसके अलावा कॉमेडी ऑफ एरर्स। यहाँ पे जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है एक ट्रेजी कॉमेडी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें ट्रेजी कॉमेडी। जो एज यू लाइक इट है ये प्योर कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर या प्योर कॉमेडी। हु रोड द कावर्ली पेपर्स? कावर्ली पेपर्स किसने लिखा? एडिशन ने लिखा हुआ है। हु रोड द कावर्ली पेपर्स? कावर्ली पेपर्स वाज रिटन बाय एडिशन, जोसेफ एडिशन पूरा नाम था। जोसेफ एडिशन, रिचर्ड स्टील, इन दोनों लोगों ने मिल करके
जर्नल निकाला था जिसका नाम था जो है द स्पेक्टेटर एंड द टैटलर, जिसमें 555 आर्टिकल वगैरह एसेज आए हुए थे और उन एसोस को कवरली पेपर्स या इसके नाम से जाना गया। तो एडिशन में क्या लिखा है, कवरली पेपर्स लिखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्लेन करने का जो पर्पज है वो ये रहता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जो उस क्वेश्चन से जुड़े हुए जो यहाँ नहीं दिया गया है, बट वेन आई एक्सप्लेन तो उससे चीजें और क्लियर हो जाती। बाकी तो आंसर आपके सामने यहाँ पे है ही है। ये लास्ट सीरीज होगा आज का जो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आई विल टेक ओनली 30 क्वेश्चन, आई हैव टू गो समवेयर। सो यू फाइंड यहाँ पे कि इंग्लिश में दिया गया है कि द फ्रेज रिलीजन ऑफ द ब्लड इज एसोसिएटेड। जो फ्रेज रिलीजन ऑफ द ब्लड है ये किससे एसोसिएटेड है, रिलीजन ऑफ द ब्लड इज एसोसिएटेड विद D.H. लॉरेंस, ये D.H. लॉरेंस से एसोसिएटेड है। तो यू फाइंड कि जो ये फ्रेज है D.H. लॉरेंस से एसोसिएटेड है, व्हाट डज इट मीन कि इफ वी से कि इज एसोसिएटेड विद D.H. लॉरेंस, इट मींस दैट कि एक उन्होंने इसको लिया हुआ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो D.H. लॉरेंस रहे हैं वो मॉडर्न एज के बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट थे, और इनका जो नॉवेल रहा है उसमें मैन वुमेन रिलेशनशिप को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है, मैन वुमेन रिलेशनशिप। और ये बहुत कॉमन सा सब्जेक्ट है। इनके नावल में इडिपस कॉम्प्लेक्स नजर आता है। इडिपस कॉम्प्लेक्स एक थियरी है जो फ्रायड ने दिया था, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एक थियरी है जो युंग ने दिया था। युंग का मतलब JUNG, JUNG। युंग जो है ये साइकोलॉजिस्ट है, इसका प्रोनाउंसिएशन जुंग नहीं होता, जे साइलेंट हो जाएगा, यू से उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, युंग होगा। इन्होंने जिस थियरी को जन्म दिया वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। फ्रायड ने जिस थियरी को जन्म दिया वो इडिपस कॉम्प्लेक्स है। जो फ्रायड ने इडिपस कॉम्प्लेक्स दिया उसको कहा जाता है फादर फिक्सेशन, और जो युंग ने थियरी दिया है इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स उसको मदर फिक्सेशन कहा जाता है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि द फ्रेज रिलीजन ऑफ द ब्लड इज एसोसिएटेड विद D.H. लॉरेंस, ये था। और इसमें मैंने आपको बताया कि D.H. लॉरेंस वेल नोन नॉवलिस्ट ऑफ मॉडर्न एज रहे हैं। D.H. लॉरेंस ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉवेल लिखा मैन वुमेन रिलेशनशिप को लेकर के, थियरीज जो अप्लाई की गई है उनमें इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स और इडिपस कॉम्प्लेक्स जो फ्रायड और युंग ने दिया था। D.H. लॉरेंस को वार नॉवलिस्ट के भी रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने वार का जो इम्पैक्ट है उसको दिखाया है। उनके कुछ नावल हैं जैसे द रेनबो है, लेडी चैटरलीज लवर है, और उसके अलावा जो है आपका एक कंगारू उनका नावल है, एंड ही हैज रिटन अनदर नावल। बहुत सारा ऐसा जो है जिसमें सन्स एंड लवर्स करके है। यू फाइंड कि इस तरह से उन्होंने, और रिलीजन ऑफ द ब्लड एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें एक और मैं चीज डिस्कस करना चाहूंगा, E.M. फास्टर एक ऑप्शन है। E.M. फास्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। E.M. फास्टर भी मॉडर्न एज के बड़े नॉवलिस्ट रहे हैं, और E.M. फास्टर ने नावल लिखा अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया वो 1924 में आई हुई थी। और इसके अलावा E.M. फास्टर ने एक बेहतरीन किताब लिखा है फिक्शनल थियरी पे, जिसका नाम है आस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, वो 1927 में आई हुई है। और उसमें 7 एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल को लेकर के बात की गई है। E.M. फास्टर ने कॉन्सेप्ट दिया है कि राउंड और फ्लैट कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट किया है। तो चूंकि ऑप्शन में है और कुछ चीजें याद आ जा रही तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। H.G. वेल्स इंपॉर्टेंट है। H.G. वेल्स ने पहला नावल लिखा था जो साइंस फिक्शन का हिस्सा, जिसका नाम है टाइम मशीन। टाइम मशीन, MACHIN। H.G. वेल्स भी एक बड़े नॉवलिस्ट हैं, और इन्होंने एक नॉवेल लिखा है जिसका नाम क्या है, टाइम मशीन, और ये साइंस फिक्शन के अंतर्गत आता है। जो वर्जीनिया वुल्फ रही हैं वो मॉडर्न एज की बड़ी नॉवलिस्ट हैं, और उन्होंने भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को यूज किया हुआ है। उनका नॉवेल है मिसेस डॉलोवे, जो मुझे लगता है आपने सुना होगा, और टू द लाइट हाउस है जो मुझे लगता है LT के सिलेबस में है। मिसेस डॉलोवे, टू द लाइट हाउस, ये उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेल रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से एक किताब लिखा, अ रूम ऑफ वंस ओन, थ्री गुनियाज करके। तो वो क्रिटिक भी रही हैं, नॉवलिस्ट भी रही हैं, एसेइस्ट भी रही हैं, और बहुत बड़ी फेमिनिस्ट राइटर रही है। तो और एक चीज और भी,
एक जो ग्रुप था ब्लूम्सबरी ग्रुप जो 1905 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसकी वो फाउंडर मेंबर रही है। और ब्लूम्सबरी ग्रुप में ईएम फास्टर भी उससे जुड़े हुए थे। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रहे जो आपको वर्जीनिया वुल्फ के बारे में जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है द लाइन्स व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन हाउ नोबल इन रीजन हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टी आर फ्रॉम। ये हम सबको पता है, ये हैमलेट का है। और हम सबको ये पता है कि हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, दीज आर द फोर ग्रेट ग्रांड ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। और इनका जो पब्लिकेशन डेट है मैंने कई बार डिस्कस किया है, मैं यहाँ पर भी उसका शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, वो सबको पता भी होगा। इसका जो पब्लिकेशन डेट है मैं हमेशा कहता नहीं भूलेंगे, होक्म। एच से क्या है, हैमलेट। हैमलेट कब आया है, 1602 में आया है। ओ से ओथेलो 1604 में आया है। के से किंग लियर 1605 में आया है। एम से मैकबेथ 1606 में आया है। अगर आप इसका क्रोनोलॉजी हुक्म के से तैयार कर लेंगे, हैमलेट पहले आया, ओथेलो उसके बाद आया, किंग लियर उसके बाद आया, मैकबेथ फिर उसके बाद आया। तो इस तरह से यू विल नेवर फॉरगेट। ये चीज रहा, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ वरना उससे रह जाएगा, कंफ्यूजन होगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेंस द सी एट द मिरर इज अ रिस्पॉन्स टू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यू एच ऑर्डन का द सी एंड द मिरर इट्स अ रिस्पॉन्स टू शेक्सपियर। यह शेक्सपियर का एक के ऊपर लिखा गया एक रिस्पॉन्स रहा है। द प्यूरिटन अटैक ऑन एलिजाबेथ टुक प्लेस। जो प्यूरिटन अटैक है एलिजाबेथ में, ये कब आया हुआ है उसको लेकर के बात कर रहे हैं। 5 का सी है, थोड़ा सा इसमें मुझे कंफ्यूजन था कि ये कहाँ पे जा रहा है। तो यू फाइंड की जो जो ये है द प्यूरिटन अटैक ऑन एलिजाबेथ टुक प्लेस इन द ईयर को लेके 1579 में ये प्यूरिटन अटैक रहा है। और ये भी चीज हमें ध्यान में रखना है। Now you find कि अर्नेस्ट हेमिंगवे was greatly influenced by एजरा पाउंड। और उसके बाद अगर वो किसी से इन्फ्लुएंस हुए थे तो गर्ट्रूड स्टेन से। अर्नेस्ट हेमिंगवे बड़े नॉवलिस्ट हैं वो भी, उनका जो ऊपर जो प्रभाव रहा है एजरा पाउंड का और गर्ट्रूड स्टेन का प्रभाव था। नाउ यू फाइंड कि 60 का द थिएटर द ग्लोब वाज बिल्ट इन द ईयर 1590। 1590 ईस्वी में द ग्लोब थिएटर बना हुआ था। ये मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, मैं देख लूं एक बार गलत तो नहीं है। 5 का सी क्या सा क्वेश्चन था, 6 का सी भी है। 6 का सी फिफ्थ सॉरी 1598 दे रहा है यहाँ, मुझे भी कंफ्यूजन लग रहा था क्योंकि उसमें 1613 में तो आग लगी थी उसके जस्ट 1590। दैट इज द पॉइंट। The theater, the Globe, was built in the year what? In the year 1509, sorry 1509, बार बार पता नहीं क्यों 1590 आ रहा है। 1598. Who is renowned as a poet in exile from himself? That is Nissim Ezekiel. Nissim Ezekiel को ये कहा जाता है कि he is renowned as a poet। एक बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीटी वालों के लिए। That's very significant. That's very important. So you find these things. Now question number 9, who gave the romantic period the title of the Renaissance of wonder in poetry? That is थियोडोर वैट्स का। 9 का सी जो है, थियोडोर वैट्स ने क्या किया हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि थियोडोर वैट्स ने जो है इसको जो टाइटल दिया था दैट वाज व्हाट, दैट वाज रिनेशा ऑफ वंडर। क्वेश्चन नंबर 10 है द 100 years वॉर बिगेन इन द ईयर। जो 100 year वॉर्स है वो कब प्रारंभ हुआ, 1338 में जो है चला था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का था। द 100 years वॉर बिगेन इन द ईयर 1338। सो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट द 100 years वॉर बिगेन इन द ईयर 1338 में हुआ है और जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला हुआ था। देन यू फाइंड व्हाट, देन यू फाइंड की who gave the romantic period the title of the Renaissance of wonder, थियोडोर वैट्स का था। और उसके अलावा ये क्वेश्चन में भूल गए थे, द ग्लोब वाज सेट
ऑन फायर इन द ईयर 1613 में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि 1613 में आग लगी थी, तो उस समय हेनरी एट्थ का जो है परफॉर्मेंस चल रहा था इसको जो है। तो यू फाइंड दिस थिंग, हु इज रिनाउंड एज अ पोएट इन एग्जाइल फ्रॉम हिमसेल्फ। पोएट इन एग्जाइल का मतलब है कि जो नसीम इज़्ज़कील थे वो एक जीव थे, तो उनको ऐसा लगता है कि जो है जीव कम्युनिटी को, और उनका जन्म बॉम्बे में, पालन पोषण आलजीत सिंह, तो उनको ये लगता था कि उनको किस तरह से देखा जाता था, तो ऐसा लगता है उनको एग्जाइल कर दिया गया, एलिनेट कर दिया, अलग कर दिया गया। उस फीलिंग को इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। द थिएटर द ग्लोब वॉज बिल्ट इन द ईयर 1598। अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एजरा पाउंड एंड गर्टरूड स्टेन। तो ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। बाकी द फ्रेज रिलीजन ऑफ ब्लड डीएस लॉरेंस का रहा है, द लाइन्स व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, हाउ नोबल इज रीजन हैमलेट का रहा है, आर्डन द सी एंड द मिरर इज द रिस्पॉन्स टू शेक्सपियर, द प्यूरिटन अटैक्स ऑन एलिजाबेथ 1579। सो यू फाइंड दीज थिंग, और इस तरह से हम लोग नीचे, और वी विल मीट टुमारो, बात करेंगे आप रिवाइज कर लीजिएगा, से जो भी एक्सप्लेनेटरी है उसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इसमें दो है जो और है, कुछ कहना हो या कुछ सजेशन हो तो you can say।